हेलो गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के तीनों लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से, जीवन में कभी भी ना भूल सकें इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैमरा को मैं ऑफ कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कल, फोर्स पढ़ चुके थे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप वगैरह ये सब हो गया था। अब आते हैं हम न्यूटन की गति के तीनों नियम। न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के टोटल नियम कितने हैं? 3 हैं। पहला, दूसरा एंड तीसरा। इन तीनों लॉ को हम वन बाय वन करके समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, ये कैसी है? अभी विराम में है। ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है? गति में है। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये विराम में ही रहना चाहेगी। और यदि कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो ये गति में ही रहना चाहेगी। ये ऐसा अपने अंदर गुण रखती है। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कर हम इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम में है तो विराम में रहेगी, यदि गतिमान में है तो गतिमान में रहेगी। मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो सीधी रेखा में गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाय बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, चलिए इसको लिखते हैं सबसे पहले। न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या सीखा? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है तो गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ओके, ना किया जाए। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये है कि ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैसी है? विराम में है। अभी विराम में है तो इसके जो वेग है u यानी प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग, तो इसमें ऐसा कुछ एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा, मतलब इसका वेग तो बदल नहीं रहा। तो इस कंडीशन में कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो बेस्ट एग्जाम्पल है, ये त्वरण शून्य को बताता है। त्वरण कैसा? शून्य। इसमें त्वरण शून्य को बताता है। और अगर एक समान गति से गतिमान है तब भी, सिर्फ एक समान गति से गतिमान है तब भी इसकी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों कंडीशन में शून्य। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है त्वरण शून्य का। ठीक है, आइए और इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? जड़त्व साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी अपना कोई ना कोई लॉजिक दिया होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जड़त्व क्या है। ओके, तो जड़त्व क्या है? जड़त्व। ठीक है, जड़त्व को मैं इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, और वो मतलब कि आप उससे कुछ ऐसी बात करते हैं वो इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके अंदर जो ढीठपन है, ये एक तरीके से समझ सकते हैं गुण है। ठीक है, कुछ भी कहते हैं आप, वो ईजिली नहीं मानता है, मतलब आसानी से नहीं मानता है आपकी कही हुई बात। तो जड़त्व क्या? एक तरीके से ढीठपन है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का एक गुण है। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने
वाले परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो जनरली आप लोग डेली में देखते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ये जो पेड़ है इसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, इस तरीके से बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। आप क्या करते हो कि इसका एक मान लीजिए स्टेम है, इस तने को पकड़ के आप जब हिलाते हो तो इससे क्या होती है, ये पत्तियाँ अलग हो जाती हैं। ठीक है, इससे ये पत्तियाँ अलग हो जाती हैं। ओके, तो ये पत्तियाँ जो है इससे टूटना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने बल लगाकर इनको अलग कर दिया, तो ये जड़त्व का एक एग्जाम्पल है और न्यूटन की गति का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पेड़ से पत्ती अलग होना, पेड़ से पत्ती अलग होना, ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का बेस्ट एग्जाम्पल है और जड़त्व का बेस्ट। और क्या? और फल तोड़ना, यानी फल तोड़ना भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने पेड़ से फल तोड़ लिए। ओके, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। अब आप ज़िंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि जड़त्व के टाइप। जड़त्व बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम कि विराम का जड़त्व क्या है, फिर इसके बाद गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, ठीक है। तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये विराम अवस्था से चलती है, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैठा है तो ये पीछे की ओर झुकता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति में आती है तो उसको पीछे की ओर एक झुकाव महसूस होता है। इस झुकाव को ही विराम का जड़त्व कहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। या फिर आप बाइक पे कभी आप बैठे होंगे अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो जब वो स्टार्ट करता है, बाइक चलाता है, तो आप अचानक थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो जब इसको लिख देते हैं हम विराम के जड़त्व को, विराम का जड़त्व। ठीक है, तो जब कोई वस्तु विराम से गति में आती है, तो पीछे की ओर एक झुकाव महसूस होता है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु विराम से गति में आती है तो पीछे की ओर एक झुकाव महसूस होता है। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। अब समझते हैं गति का जड़त्व। ठीक है, तो गति का जड़त्व क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसी है, पहले से ही गति में है, बट आप इस पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा के, इस पर ब्रेक अप्लाई करके जब रोकते हैं तो इसमें अगर इसमें बैठे जो व्यक्ति हैं वो एक आगे की ओर यानी आगे की ओर झुकाव को महसूस करते हैं, आगे की ओर झुकाव। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जब कोई वस्तु, चलिए लिख देते हैं, यानी कि गति का जड़त्व जब कोई गतिमान वस्तु पर बल लगाकर उसे रोका जाता है, तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर एक झुकाव महसूस करता है। ठीक है, झुकाव महसूस करता है। ठीक है, आगे की ओर झुकाव महसूस करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब बस चलती है अचानक, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, और बस चलते चलते जब रुकती है तो आपने देखा होगा हम कुछ देर के लिए क्या होता है, मतलब जो रुकती है बस तो आगे की ओर झुक जाते हैं। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह होती हैं, मतलब कि इस तरीके से कार वगैरह होती हैं, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो वो सीट बेल्ट लगाता है। सीट बेल्ट इसलिए लगाता है क्योंकि वो गति के जड़त्व को कम कर सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे न्यूटन की गति का और जड़त्व का पूरा
बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा जड़त्व को और एक्सप्लेन कर देते हैं कि जड़त्व जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है द्रव्यमान के। ये चिन्ह ये शो करता है कि अगर ये वाला साइन, ये चीज़ इंक्रीज होगी तो ये चीज़ भी इंक्रीज होगी। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो गेंद है ये प्लास्टिक की गेंद है, ठीक है, और एक लोहे की गेंद है, ये लोहे की गेंद है, ठीक है, लोहे की गेंद। अभी आप मुझे बताइए इस वाले का जड़त्व किसका ज़्यादा होगा या इसका होगा? तो इसका जड़त्व ज़्यादा होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान, लोहे की गेंद का द्रव्यमान कैसा है? ज़्यादा है। तो जड़त्व जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके द्रव्यमान के। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब आप जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हैं। अब समझते हैं न्यूटन की गति का सेकंड नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी एक दो चीज़ बतानी पड़ेगी। सबसे पहले बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि संवेग क्या है। ठीक है, तो संवेग क्या है? मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की, इस तरीके से मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की कोई बॉडी है। ठीक है, अगर ये v वेग से, v वेलोसिटी से यानी v वेग से गति करती है तो अगर हम इसका संवेग देखेंगे तो इसका गुणनफल यानी m इंटू वी। तो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तो उसे उस वस्तु का संवेग कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि द्रव्यमान और द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, संवेग के बाद एक चीज़ और समझाने वाले हैं आप लोगों को, आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग होता है संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोलते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। तो आवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। डेल्टा क्या प्रदर्शित करता है? ये चीज़ बताता है कि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आवेग इज इक्वल टू किस तरीके से लिखेंगे? आवेग यानी आवेग को लिखेंगे जब, तो किस तरीके से लिखेंगे? डेल्टा पी। ओके, इसको क्या लिखेंगे? ये डेल्टा क्या साइन करता है? परिवर्तन हुआ, यानी कोई चीज़ पहले हुई फिर बाद में। तो यानी पी फाइनल इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी इनिशियल, यानी पी अंतिम संवेग माइनस पी प्रारंभिक संवेग। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम बी, चूँकि ये फाइनल है तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग लेंगे, ये इनिशियल है तो इसके लिए प्रारंभिक वेग यू लेंगे, तो एम और वी माइनस यू। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आवेग का फॉर्मूला। ठीक है, आवेग आप लोगों को समझ में आ गया है बहुत बेहतरीन तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ और कि अगर हम बोलें संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन तो क्या है? संवेग में परिवर्तन यानी परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाएंगे, संवेग को पी से डिनोट करते, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अगर दर की बात करें तो हमेशा इसमें टाइम से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगी हमारी संवेग में परिवर्तन। या वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर को तुरंत बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा वी इज इक्वल टू टी, इसको भी लिखते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ का डिवाइड कर देते हैं टाइम से तो वो दर बन जाती है। ठीक है, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर। अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का सेकंड नियम, यानी न्यूटन की गति का सेकंड नियम। अब आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वी वेग से मूव हो रही तो इस कंडीशन में इसका संवेग तो आपको पता है पी इक्वल टू एम भी हो जाएगा। ओके, नो डाउट, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो अब संवेग में परिवर्तन भी बता चुका हूँ कि क्या होता है? डेल्टा पी होता है। तो न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या है कि जैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर टी, दैट मीन्स कि संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट किया जाएगा, एंड डेल्टा पी ओवर टी। ये तो हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अभी इसको ये मेरा फाइनल फार्मूला नहीं मिला है। अब देखो क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी को क्या लिखेंगे हम? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, सॉरी, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये देखिए एक सेकेंड, हाँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अभी एफ इज इक्वल टू, और ओवर टी पहले से है तो हमने ओवर टी कर दिया। अब देखिए एफ इज इक्वल टू, पी फाइनल को लिखेंगे एम बी माइनस एम यू और टी अपॉन,
ठीक है। अभी देखिए ये निकल के आ गया मेरा एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ इज इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो वी माइनस यू अपॉन टी। अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये मोशन वाला टॉपिक से क्लियर होगा आप लोगों का कि ये एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे एम इंटू ए, ठीक है। और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो ध्यान से समझते रहना। ये चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, क्रिकेट का खिलाड़ी, ठीक है, मैंने क्रिकेट को शॉर्ट में क्रिकेट लिख दिया। जो क्रिकेट का प्लेयर होता है, खिलाड़ी या प्लेयर एक ही चीज़ है, यानी जो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है जब वो कैच पकड़ता है, ठीक है, जैसे जब ये कैच पकड़ता है इस तरीके से, तो ये अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। क्यों कर लेता है, आज इसका मैं लॉजिक बहुत ढंग से बताने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने फॉर्मूला निकाला एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। अभी डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन, यानी कोई वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, एम मास की है। अभी ये वी वेग से गति करती है, तब इस कंडीशन में अगर हम इसका संवेग में परिवर्तन निकालें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू आ जाएगा। ये वाला मैं ड्राइव कर चुका हूँ, मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अब देखो एक लड़का है भैया, तो ये क्या करता है कि अगर ये कैच लेता है तो ये अपने जो हाथ हैं इनको पीछे की ओर कर लेता है। पीछे की ओर क्यों कर लेता है, देखो यहाँ से, क्योंकि ये देखो फोर्स और समय में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, ये अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घट जाएगी। मतलब कि वो अगर टाइम की वैल्यू बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा, यानी वो अपने कैच लेगा, थोड़ी पीछे कर लेगा तो समय बढ़ जाएगा, तो उसके हाथों में दर्द कम होगा। और अगर इसकी वैल्यू घट जाएगी तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, अगर समय कम होगा, मान लो उसने हाथों को पीछे नहीं किया और आगे कर दिया, तो उसके हाथों में दर्द होगा, उसको चोट लग जाएगी। तो भाई यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, आज आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज़ आप लोग कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि किस तरीके से कोई भी खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे कर लेता है। तो समय की वैल्यू बढ़ाने के लिए, समय की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो होगी वो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। या फिर कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक लड़का है जो दौड़ता है, यहाँ उसका टारगेट है, यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। अभी उसको यहाँ पे किसी भी हाल में रुकना है, इसके आगे यहाँ पे पानी नदी है। अभी ये यहाँ से रन करता है, ठीक है, रन करता है, लेकिन ये क्या करता है कि रन करता है तो ये रुकने के लिए अपने आप को स्लो करता है। क्या करता है, अपने आप को स्लो करता है, ताकि यहाँ पर ये जो इसका जो टारगेट है, इस टारगेट पर ये यहाँ पर रुक सके, ठीक है। तो ये कोई भी धावक जो होता है, जो रनर जो होता है, वो दौड़ने के लिए मतलब अपने टारगेट से पहले मतलब अपने आप को स्लो करता है, रुकने से पहले अपने आप को स्लो करता है। अगर वो स्लो नहीं करेगा ये लड़का, तो यहाँ सीधा चला आएगा, तो ये अचानक से अपने आप को मतलब रोकेगा, तो ये यहाँ से सीधा यहाँ पे इसमें गिरेगा। मतलब क्या है कि हमने भी देखा होगा, हम लोग भी दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ लगाते हुए क्या होता है कि हम लोग जहाँ हमें रुकना हो उससे पहले हम अपने आप को स्लो करते हैं। अगर स्लो ना करें तो हम लोग सीधे गिरेंगे और हमारा मुंह टूट जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आप कभी भूलेंगे नहीं। न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से वो अपने मोमेंटम को कम करने की, यानी संवेग में परिवर्तन को कम कर, समय की वैल्यू क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे मोमेंटम जो है वो कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, यानी क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है, ठीक है। और धावक रुकने से पहले अपने आप को धीमा करता है। और इसी के साथ ये मेरे जो न्यूटन की गति के 2 नियम हैं, इनको मैं फिनिश कर चुका हूँ। अब समझते हैं हम न्यूटन की गति का। अभी तो ये मैं आपको बता दूँ, इनके जो एक्सप्लेन पूरे नोट्स हैं वो मैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो, ठीक है। अब देखो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। मुझे लगता है ये वाला नियम सभी को बहुत आसान लगता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल इसको कहा जाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको समझते हैं कि इसको क्रिया प्रतिक्रिया बल नियम क्यों कहते हैं। तो ये देखिए,
मान लीजिए ये बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। तो ये इस पे लगाती है एफ ए फोर्स और ये इस पे लगाती है एफ बी फोर्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, पॉजिटिव होते हैं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ बी, या फिर एफ ए इसको इधर ले आएंगे छंत्र कर देंगे तो एफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, चलिए इसी से बनाते हैं। देखिए हम लोग को रटना नहीं है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में समान परिमाण का पहली वस्तु पर बल आरोपित करती है विपरीत दिशा में। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल आरोपित करती है। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ज़मीन पर चलना, ठीक है। ज़मीन पर चलना कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है तो ये क्या करता है कि ज़मीन पर जब चलता है आगे की ओर बढ़ता है तो ज़मीन पर अपने पैरों को ये पीछे की ओर इस तरीके से पीछे की ओर बल लगाता है। तो ज़मीन भी इस पर एक इस तरीके से बल लगाती है तो ये आगे मूव कर जाता है, ठीक है। तो ज़मीन पर चलना हो गया। या फिर पानी में तैरना, दूसरा एग्जाम्पल पानी में तैरना, ठीक है। और हो सकता है और रॉकेट का उड़ना, ठीक है। तो पानी में तैरना क्या कि हम अपने हाथों को जब पीछे की ओर करते हैं तो पानी द्वारा भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है जिससे हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। रॉकेट का उड़ना कैसा, जैसे कोई रॉकेट जो है अभी क्या होता है इससे वॉलेंट गैसेस निकलती हैं, ठीक है। रॉकेट जब उड़ता है तो ये क्या करती हैं एयर यानी वायु के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में वायु द्वारा भी अपथ्रस्ट फोर्स यानी एक अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है वायु द्वारा इस धुएं पर, वॉलेंट गैसेस पर, तो जिसकी वजह से ये उड़ता रहता है। और जब नाव के किनारे से कूदना, नाव के किनारे से कूदना, ठीक है। जब आप नाव में बैठ के किनारे पे आते हो तो जब आप छलांग मारते हो तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको मोटिवेट कीजिएगा। एंड जाने से पहले मैं अपना चेहरा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ये मेरा बोर्ड है और मैं यहाँ छत पर यहाँ पर सारे बच्चों को बिठाता हूँ। मैं अपनी बहुत सारे कोचिंग के जो बच्चे हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप लोगों को मेरे लॉजिक पसंद आते हैं, जो सरल भाषा बिल्कुल, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। टीचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई बताता है, लेकिन एक स्टूडेंट होता है वो चीज़ों को बहुत रिसर्च करता है। या किसी ना किसी तरीके से मुझे ये समझ में आई है तो मैं सामने वाले को भी बिल्कुल बहुत तोड़ मरोड़ के समझाने की कोशिश कर दूँगा। और मैं पढ़ाता भी हूँ अपने स्टूडेंटों को, तो बोलते हैं सर, मतलब ये वीडियो मेरे खासतौर से स्टूडेंटों के लिए है जो थोड़ा सा अभी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे टाइम की इशू की वजह से। अभी पढ़ते थे लेकिन अब मैं उनको 1 बाय 1 करके इस तरीके से, और मैं अपने लिए खुद के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहे। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो भी जैसे रेलवे हुआ, इस तरीके से काफ़ी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करता रहता हूँ। तो ये वीडियो मैं खुद के लिए ज़्यादातर बनाता हूँ क्योंकि खुद से मतलब सीखने में जो मज़ा है। आप लोग भी इस तरीके से वीडियो बनाइए और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, किसी को कॉपी मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। थैंक यू वेरी मच।